हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 का गणित का पेपर है। तो उस पेपर का जो है सॉल्यूशन आप सभी चाहेंगे कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, आप मिला के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखें, ये देखिए, मैथ के पेपर में वैसे ही बच्चों को बड़ी टेंशन होती है ना, तो इसीलिए मैंने ये सॉल्यूशन आपका तैयार कर दिया है। आप इसे अपने आंसर्स मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ आपको दिया गया है, देखें, इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है 5 का योज्य प्रतिलोम। तो 5 का योज्य प्रतिलोम बताना है बच्चों। योज्य प्रतिलोम के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है कि कोई भी जो भी संख्या दी गई होती है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आप 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 जो है वो इसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा वाला भाग ख भाग आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो x के मान के लिए जो यहाँ समीकरण दिया हुआ है 3x बराबर में 2x + 18। तो आपने x और x को पहले एक साइड लाना है। 3x - 2x बराबर में 18। तो देखें, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1x बराबर 18। बस इतना सिंपल सा आंसर है इसका। तो यहाँ पर आपका 18 जो है का भाग है वह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखें, इसमें है एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 4 भुजाएं हैं। तो देखो, आपने इस समबहुभुज वाले शब्द पे ध्यान देना है कि उसकी समान भुजाएं हैं और वो भी 4। तो 4 भुजाएं जिस आकृति की समान होती हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्ग, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा वर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, देखें, इसमें है एक खाली स्थान दिया हुआ है, एक डैश आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। तो संपूर्ण, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, इसको संपूर्ण कहते हैं और इसके भागों को दर्शाने के लिए इसमें अलग अलग हम लोग बनाते हैं इसको पाई चार्ट को। तो ये क्या कहलाएगा? पाई चार्ट, या इसे हिंदी में कहते हैं वृत्त आलेख। तो आपका आंसर हो गया वृत्त आलेख। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों, यहाँ नहीं पे ध्यान देना है। आपने पूछ रहे हैं नहीं है जो पूर्ण वर्ग संख्या, वो आपने बतानी है। तो देखें, इसमें ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इस घ को छोड़ के 252 किसी की पूर्ण संख्या नहीं है वर्ग की। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला है सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, वर्ग जो हैं वह चतुर्भुज होते हैं क्योंकि उनकी 4 भुजाएं होती हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये 7वां है आपका। तो इसमें देखिए, किसी विषम संख्या का घन जो है वो सम नहीं होता, विषम ही होता है। तो इसलिए ये आपका असत्य हो गया कि आप यहाँ पर असत्य लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, अगले आपके खाली स्थान दिए हुए हैं। 25 और 26 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये बताना है। तो देखो बच्चों, इसको 2 तरीके हैं करने के। आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, या तो पहले आप ऐसा करें कि 25 का स्क्वायर यानी वर्ग जो है निकालें, वो हो गया 625। ठीक है, और फिर 26 का वर्ग निकालें, वो हो गया 676। ठीक, तो अब 25 से लेकर 76 तक की सारी संख्याएं गिन लें, इनके बीच की संख्याएं आपने गिननी है, 25 को भी छोड़ के और 76 को भी छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से ये 52 संख्याएं होंगी। तो आपने दोनों छोड़ दोगे तो 50 बन जाएंगी। ठीक, और अगर इनमें से आपने 25 गिन लिया तो 51 होंगी, और 51 में से 1 घटाएंगे तो -1 करेंगे तो 50 संख्याएँ आएंगी। इसके अलावा एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था बच्चों, देखें, आप ऐसी जो लगातार वाली जो वर्ग संख्याओं के बीच में अगर और संख्याएं पूछी गई होती हैं तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2n का फॉर्मूला लगाना है। 2n मतलब n जो होता है वो पहला अंक जो है आपका, जैसे यहाँ पर आपका n हो गया 25। ठीक है, तो 2n का मतलब हो गया 2 गुणा में 25, तो 25 दूनी 50। बस आपका सीधा सा आंसर आ गया। आपको कोई संख्या गिनने का झंझट नहीं है, कुछ करने का झंझट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर 50 लिखेंगे। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डैश मतलब समद्विभाजित करते हैं वो। ठीक है, तो इसके बाद है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक,
इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 11वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपको गुणधर्म का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 दिए हुए हैं। पहला है -4/5 इंटू 1, फिर 1 इंटू -4/5 और आंसर आ गया -4/5। तो ये जो है आपका गुणधर्म है बच्चों, एक गुणात्मक तत्समक, मतलब कि ये एक का गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि एक जो है यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई की गई है। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक है ये, आप याद रखें, गुणात्मक तत्समक। इसके बाद दूसरा 19/29 गुण, और फिर उसके बाद लिखा है 29/19, यानी ये को उल्टा कर दिया है। गुणा यहाँ भी हो रही है पर अगली संख्या को उल्टा कर दिया, तो उल्टा मतलब प्रतिलोम उसका। ठीक है, तो आंसर जो है 1 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन आपको दिया है, x का मान ज्ञात करें। तो x का मान के लिए यहाँ ये समीकरण दिया है 2x - 1 बराबर में 14 - x। तो देखें बच्चों, आप क्या करेंगे, पहले जो x की संख्याएं हैं, जैसे 2x हो गया और इधर हो गया -x, तो इसकी साइड बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x। ठीक है, बच गया यहाँ पर कितना आपका, बराबर में जो बच गया आपका 14 इधर बच गया, और ये इधर जो -1 था वो उधर जाके +1 हो गया। बस इतना ही करना है। अब ये x और x को जोड़ देंगे, 2 और 1 x जुड़ गई तो 3x हो गया, 3x, और यहाँ 14 और 15 को जोड़ा तो 15। x का मान निकालने के लिए ये 15 को 3 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 3 की x की गुणा हो रही है, साइड बदलेंगे तो भाग हो जाएगी, तो इसको काट देंगे, 3 पंजे 15, आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 13वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 9216 का वर्गमूल ज्ञात करें, मतलब 9216 का आपने वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों आपने पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इस संख्या के। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम जो प्रक्रिया यूज़ करते हैं वो इस तरह, ये देखिए आपके सामने दे रखी है। ठीक है, इस तरह से जो छोटी से छोटी संख्या है उससे आप इसको भाग करते जाएंगे, जब तक एक संख्या ना आ जाए तब तक आपने भाग करना है, इसको भाग करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपके पास 9216, ये इस तरह से वर्गमूल का निशान लगाएंगे, और जितनी बार भी ये भाग हुई हैं संख्याएं सारे इसके बराबर में आप लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से आप सारी संख्याएं लिख देंगे। फिर उनके 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के पेयर जितने बनेंगे उनमें से एक संख्या लिख कर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 96। तो ये आपका आंसर 96 होगा, तो आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर नीचे आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ, आंसर आ जाएगा 96। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, जो 14वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसमें लिखा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्न घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखना है आपने। ठीक है, तो पासा क्या होता है, डाइस होता है जो आप लूडो खेलते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो डाइस जो है वो आपका एक घन की आकृति का होता है, आपने देखा होगा पूरी तरह से घन होता है। ठीक है, और उसके चारों साइड बराबर होती हैं और उन पर नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना, और टोटल नंबर 6 ही होते हैं। तो जो 6 नंबर हैं वह जो नंबर हैं उन्हीं में से आपको बताना है, क्योंकि पासे में 6 से ज़्यादा तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो आपको बताना है। पहला भाग है 5 से बड़ी संख्या नहीं है पूछा है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं होंगी, 1 2 3 4 और 5 खुद भी, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखेंगे आप इसका पहले भाग का आंसर। फिर दूसरा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब बच्चों जो भाग नहीं होती हो, है ना, तो दूसरे भाग का आंसर आपका आ जाएगा 2 3 और 5, ये दोनों तीनों संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती। फिर तीसरे भाग में लिखा है एक सम संख्या। तो सम संख्या में ध्यान देना है बच्चों आपने कि जो आपकी केवल जो 2 से भाग होती हों वो संख्याएं आपने लिखनी है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2 4 और 6। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों के तीनों आपके आंसर इसमें निकल गए। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखें ये बहुत आसान है पर थोड़ा सा लंबा है, बस आसान है। तो देखें
थोड़ा सा ही लंबा है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया है समांतर चतुर्भुज, तो आप इस तरह से समांतर चतुर्भुज एक बना लें जिसकी समान अंतर की भुजाएं होंगी सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है ABCD इसकी भुजाएं हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है आसन कोणों का अनुपात, आसन कोण कौन से होते हैं, जो दो भुजाएं एक बिंदु पे मिलती हैं यानी उभयनिष्ठ बिंदु पे, तो उन द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं उन भुजाओं के कोण को आसन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम ये ले लेते हैं, एक A ले लेते हैं, एक B, तो एक ये कोण और एक ये कोण, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी आसन भुजाएं हैं, ये मतलब A और B जो दोनों कोण हैं इनके बीच में ये आसन भुजा है। देखें इस पे जो हमारे कोण बन गए वो कौन सा हो गया, एक एंगल A हो गया और एक एंगल B हो गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनका अनुपात जो है 3:2 है। तो बच्चों हमें पता है कि एंगल A जो होता है और आसन कोण जो होते हैं उन दोनों को अगर हम जोड़ दें A और B को, तो उससे जो कुल जोड़ होता है वो कितना होता है 180। तो इसका जोड़ कितना हो गया बच्चों 180। तो हमारे पास जो अनुपात दिया था एक और B का कितना था 3 और 2, है ना। तो एंगल A हो गया हमारा 3x और B हो गया 2x। x क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई इनका मान कितना है, ठीक है। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं शुरू में कि जो माना जो एंगल A है और एंगल B है इनको हम x मान सकते हैं, x दोनों, ठीक है। और उनका अनुपात जो है फिर हम 3x और 2x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 5x बराबर में 180। तो 5x बराबर 180 आ गया। यहाँ पर अब आप x का मान निकालेंगे तो 180 बटे में 5 इसको काट देंगे तो यहाँ आपका 36 आ जाएगा। यानी कि जो आपका एंगल A और एंगल B जो है उसमें जो मान आ गया है वो कितना आया 36 का आ गया, ठीक है। तो जो 36 है, जैसे 3x एंगल A के लिए जो अनुपात है 3x यानी कि 3 गुणा में 36 x का मान आ गया, ठीक है। और इसके बाद 2x जो है उसके लिए 2 गुणा में 36 उसका मान आ गया। तो इस तरह से इन दोनों का जो आंसर निकलेगा आपका 108 डिग्री और 72 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपके आगे क्या एंगल A और एंगल B। अब इतना मान निकालने के बाद आपने क्या करना है, जैसे हमें पता होता है कि भाई जो आसन भुजाएं हैं, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं आप A B C और D, ठीक है। आसन भुजाएं जो हैं वो ये हमारी एक 108 आ गई, ये आ गई हमारी 108 और इधर वाली आ गई 72, ठीक है। तो अब समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं B के सामने जो एंगल है आपका वो कौन सा है D, ठीक है। तो यानी B अगर आपका 72 आया है तो ये भी आ गया 72 आपका। ऐसे ही A जो है वो आपका अगर 108 आ रहा है तो इसके सामने वाला C जो है वो भी 108 आ गया। आप या तो इस तरह से करें, नहीं तो आप ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने A और B को आसन कोण लिया था, अब B और C को ले लें। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 लिखेंगे और B का मान आ गया 72, ठीक है, प्लस एंगल C तो 180। तो अब एंगल C निकालने के लिए 180 में से आप 72 माइनस कर देंगे तो 108 आपका आंसर आ जाएगा। तो C का मान आपका 108 आएगा। इसी तरह से आप एंगल D निकाल सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल D करके बराबर 180। तो यहाँ पर जो C का मान आ गया था हमारा 108, तो 180 में से 108 घटाएंगे तो 72 डिग्री जो है आपका D का मान आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों कोण जो हैं आपके निकल जाएंगे, एंगल A 108, B पीछे 72, C 108 और D 72, ठीक। तो इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक समभुज, एक मिनट, हाँ ये देखें यहाँ पर लिखा है कि एक सॉरी ये इसके पीछे वाला, हाँ ये देखें यहाँ लिखा है। तो ये देखें एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। तो देखें इसको कि प्रत्येक अंतःकोण जो है 165 डिग्री हो गया है ना। तो और बाह्य कोण जो होते हैं वो हो गए 180 माइनस 165, ठीक। तो इस 180 में से आप 165 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा आपका। और इसके बाद बाह्य कोणों का माप जो होता है कुल वह 360 होता है। ये आपने अब
तो टोटल जो बाह्य कोणों का माप कितना होता है 360 डिग्री। तो टोटल के लिए हमने 360 लिख लिया और भुजाओं की संख्या कितनी आई थी 15। तो 360 को 15 से भाग करेंगे तो 24 भुजाएं आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है बस। ठीक, तो यहाँ देखें, इसको करके दिखाया हुआ है आपको। ये यहाँ पर सीधा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की x-5 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही 3 की x-3 से। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 की जो है दोनों संख्याओं से, एक बार x से और एक बार इसकी 5 से गुणा करेंगे तो 5x - 25। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आ गया 3x - 9। फिर ये x को एक तरफ ले लेंगे, 5x - 3x, और यहाँ बच गया हमारे पास -9 + 25। अब यहाँ x को घटाया, 2x हो गया 16, और 16 को फिर इस 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर x का मान आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है बच्चों, तो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। ये देखें, यहाँ है कि 243 की जो संख्या है उसको गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए, ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या में निकालनी है। तो देखें, यहाँ पर पहले तो 243 का आप अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्योंकि घन पूछा है, घन पूछने के लिए आपको त्रिक जो होता है वो उसको पूरा करना होता है। ठीक है, तो 3 में यहाँ पर देखें, एक त्रिक पूरा हो रहा है, दूसरा त्रिक पूरा नहीं हो रहा, जिसमें एक संख्या बच गई। तो वो जो एक संख्या आपकी बच गई है उसी से आपने इस 243 को गुणा करना है। ठीक है, तो वही इसमें लिख दिया है। तो आप 243 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका 729 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 729। तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई बच्चों? वह हो गई 3। ठीक है, 3 जो है वह छोटी संख्या है जिसे गुणा करने पर 243 पूर्ण घन बन जाएगा। तो बस यही इसमें लिखा है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए हमेशा आपने एक सारणी पहले बना लेनी होती है, क्योंकि हमें केंद्रीय कोण निकालना होता है। तो केंद्रीय कोण आप निकालेंगे। ठीक है, केंद्रीय कोण से पहले फिर आपको संपूर्ण का भाग भी निकालना होता है, क्योंकि केंद्रीय कोण 360 का है। तो उस 360 में से कितना भाग है हमारे आंकड़ों का, वो हमें अलग अलग निकालना होगा। तो जैसे एक समझा देती हूँ मैं आपको, ये नीला 18 जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपने कुल से भाग देना है। 18 भाग में 36, तो ये आ जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36 करके 1/2 आपका भाग आ गया। अब हमें इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसको 360 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ ये 2 से ये कट जाएगा, आपका 18 आ गया, तो 180 डिग्री आ गया आपका केंद्रीय कोण किसका? नीले रंग का। तो ये देखें, ये नीले रंग का इस तरह से 180 डिग्री आपने बनाना है। इसी तरह से ये सारे आ जाएंगे आपके। ये देखें, यहाँ 180, फिर आपका हरे का 90 डिग्री है, फिर लाल का 60 है, और फिर लास्ट में पीले का 30 डिग्री। तो इन सभी को देखो, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, और यहाँ सीधे में ये 90 बच गया। ठीक, तो इस तरह से आपने इस पाई चार्ट को पूरा बनाना है। उम्मीद है बच्चों आपको सारा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपका पेपर भी आज बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, पेपर आसान था, है ना? तो अब यही है कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, ताकि आपको इस तरह के सॉल्व पेपर और जो आपके आगे पेपर होने वाले हैं उनके सैम्पल पेपर भी मिलते रहें। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें बच्चों, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।